मोदी नेता विपक्ष और सीजीआई की बैठक। सीबीआई प्रमुख को लेकर होगी बातचीत। मार्च से ही खाली पड़ा है चीफ का पद। आज यूपी के आजमगढ़ वाराणसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड सेंटरों का करेंगे मुआयना, कोरोना स्थिति का भी लेंगे जायजा। नारदा स्टिंग टेप मामले में घमासान जारी। टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के फैसले के खिलाफ एसपी पहुंची सीबीआई। आज सुनवाई टालने की मांग। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। वैक्सीन की किल्लत पर होगी बातचीत। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से अपनी अमेरिकी 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के जनवरी में सत्ता संभालने के बाद एस जयशंकर का यह पहला अमेरिकी दौरा है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान जयशंकर भारत में कोविड-19 रोधी टीके के घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अमेरिका से कच्चे माल की आपूर्ति तेज करने की मांग पर जोर दे सकते हैं। साथ ही टीके के संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। याद रहे कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान उभरी चुनौती से निपटने में अमेरिका उन मित्र देशों में शामिल रहा जिन्होंने भारत की बढ़ चढ़कर मदद की। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर संगठन के वरिष्ठ नेताओं का मंथन जारी है। इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ साथ संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बीच रविवार को गंभीर मंत्रणा हुई। भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल बीते 2 दिनों से दिल्ली में ही डटे हुए हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि शीर्ष नेताओं के बीच हो रही यह बैठक बेहद अहम है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति तय की जाएगी, जिससे पार्टी की पकड़ राज्य में और ज्यादा मजबूत हो सके। करीब 1 हफ्ता पहले यूपी में पंचायत चुनाव में मिली हार को लेकर बीजेपी में मंथन हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत कोविड-19 टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेजी के साथ कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि देश के हर एक नागरिक को दिसंबर तक टीका लगवा दिया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान से संबंधित मामलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए विपक्ष को माफी भी मांगनी चाहिए। शेखावत ने कहा कि हम टीकों के उत्पादन और मौजूदगी को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और दिसंबर तक हर एक भारतीय का टीकाकरण किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में होगा। ये सब देश के अपने प्रयासों से होगा। ये इतिहास में पहली बार है कि भारत ने दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले किसी भी वायरस के लिए अपना खुद का टीका विकसित किया। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी जैसी दवाओं का जिक्र शेखावत ने किया। शेखावत ने कहा कि देश को पहले ही रेमडेसिविर की 1 करोड़ 5 लाख शीशियां मिल चुकी हैं। अब एम्फोटेरिसिन दवा की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोविड के संकट काल में जहां मरीजों की दिनों दिन संख्या बढ़ रही है और मौत हो रही है, वहीं लाशों के ढेरों पर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना महामारी के निपटारे पर काम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने महामारी से निपटने के तरीके सुझाए, लेकिन सरकार ने उनको नहीं माना। उनका कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मोदी जी सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता लगातार कोरोना के मसले पर सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं।
कभी सोशल मीडिया तो कभी चिट्ठियों के जरिए कांग्रेसी लगातार मोदी सरकार को सुझाव दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को लॉकडाउन में मुफ्त राशन मिलने से बहुत मदद मिली है। एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि 1 महीने के लिए राशन मिल रहा है। लॉकडाउन में लोग बेरोजगार हो गए हैं। राशन मिलने से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फायदा तो होगा ही, गरीब जनता है गांव की, सारा बेरोजगार हो गया है। जो रोजगार था लोगों का बंद हो गया है, तो गरीब जनता कहाँ से वो करेगी। तो गवर्नमेंट का बड़ा धन्यवाद है सरकार का, जो गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट राशन दिया जा रहा है। अगर गरीब जनता है, ये अब जो दिहाड़ी लगाते हैं सब गरीब जनता है, तो कहाँ से आएगी। अगर सरकार का बड़ा धन्यवाद है, अगर जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको राशन दे रहे हैं। हाँ, सब कुछ राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है सबको। लॉकडाउन में सब कुछ मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लॉकडाउन में सब कुछ मिल रहा है। हाँ, कोई परेशानी नहीं है। तो इस तरह से फ्री क्या क्या मिल रहा है लोगों को? चावल मिल रहे हैं, जेब मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, तो गांव में परेशानी तो नहीं आ रही? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना कर्फ्यू के दौरान दुकानें बंद रही। यूपी में 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में काफी ज्यादा परेशानी उनको हो रही है। इस महामारी में घर में खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। काल में हमारी 1 महीने से दुकानें बंद चल रही हैं। हम लोग हर चीज़ को परेशान हैं। वर्करों को पैसा देना और डेली के दुकान का किराया देना, और हम लोग का कोई कमाई इस समय नहीं है, तो कैसे हम लोग जो है इसको करें। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी हम लोग ऊपर आ गई है। भूखमरी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। हम लोग जो है अब कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दुकान कैसे खोला जाए, क्या किया जाए। और दरअसल हम लोगों छोटे मोटे दुकानदार हैं, और दुकान के अब किराया है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है। हम लोग इतना परेशान हो गए कोरोना काल में, जो कोरोना काल का हम लोग पूरा सहयोग करते हुए भी, सोशल डिस्टेंस बनाते हुए भी हम लोग भूखमरी के कगार पे आ चुके हैं। और जब तक सरकार हम लोग के बारे में भी सोचे, कुछ दुकानदारों के भी बारे में सोचे। बिजली का बिल हमको उतना ही देना है, और बिजली का बिल, लड़कों को देना, और घर के सारे खर्चे वो सारे इसी दुकान से पूरे होते हैं। बंद होने के बिना पे जो है इंसान जो है बहुत परेशान हो गया। जो उसकी रखी हुई कैपिटल थी वो उसकी टूट रही। और प्रशासन को चाहिए कि कम से कम 1-2 घंटे की छूट दे के दुकानदारों को भी इजाज़त दे कि दुकान खोल करके अपना काम करें। उनका भी घर में बाल बच्चे हैं, उनके भी जो है परिवार जुड़े हुए हैं। दुकानें नहीं खुलेंगी तो उनका परिवार कैसे चलेगा। इसके लिए प्रशासन को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त किसी 1-2 घंटे का वक्त जो है प्रशासन दे दे दुकानदारों को, जिससे जो है वो भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। क्योंकि इसके सिवा उनके पास कोई बिजनेस तो है नहीं। दुकान खोलेंगे तभी उनका कार्य। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के सीमावर्ती गांवों के किसानों की फसल खेतों में ही खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी फसलें नहीं बिक रही। एक किसान ने कहा कि सब्जियां लगातार खराब हो रही हैं, सड़ रही हैं। लॉकडाउन में सब्जियां नहीं बिक रही हैं, लेकिन मजदूर दिहाड़ी पूरी मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें सामने आई हैं जम्मू कश्मीर के सांबा जिले से, जहां पर किसानों का आरोप है, किसानों की दलील है कि लॉकडाउन के चलते उनकी सब्जियां खराब हो रही हैं, सब्जियां सड़ रही हैं, उनकी सब्जियों का कोई भी खरीदार मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के प्रकोप के चलते लॉकडाउन जारी है, ताकि कोरोना की रफ्तार को किसी भी कीमत पर रोका जा सके। कभी कुछ और रहने वाला हूँ, लाले चक का, और बॉर्डर का रहने वाला हूँ। और हमें खेती करते हैं सब्जी की, और हमें बहुत नुकसान हो रहा है। और खेतों में सब्जी सड़ रही है, वहाँ कोई नहीं लग रहा है। और ऊपर देखो, ऊपर मेरा वहाँ कोई नहीं लग रहा है। खेतों में सब्जी सड़ रही है। मंडी में 2 रुपये भिंडी, 5 रुपये टमाटर जा रहा है। हम कहाँ से खर्चा पानी करेंगे। और टबा डूबा कोई नहीं खुला, दुकानें कोई नहीं खुली है। और 7 बजे बंदा उठता है, मंदिर जाएगा, नहाएगा, 10 बजे बंद कर देते हैं।
10 बजे बंद हो जाता है, हमारी सब्जी सड़ रही है खेतों में और कोई बाहर नहीं मिल रहा है, हम किससे गुजारा करेंगे। और हमारी गुजारिश ये, कोरोना के मद्देनजर हरियाणा में लागू लॉकडाउन यानी सुरक्षित हरियाणा की अवधि को अब बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश में 31 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। इस कड़ी में रेवाड़ी के नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सुरक्षित हरियाणा के लिए प्रदेश में महामारी अलर्ट को 31 मई तक बढ़ा दिया है। हालांकि 2 मई और 9 मई के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन जारी रहेगा। बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कर्फ्यू से पहले खोल सकेंगी। बड़े बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूले के मुताबिक सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। नए नियम के मुताबिक हरियाणा में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है। किसी भी सार्वजनिक या पारिवारिक कार्यक्रम में 11 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। सभी बाजार रोड के फार्मूले से खुलेंगे, 7 से 12 बजे तक खुलेंगे। तो आज हमने सभी व्यापारी एसोसिएशन के सभी प्रधान हमारे यहाँ आए हुए हैं, हम सब ने उनसे बात कर ली है और हम नंबरिंग लगाने का काम हमने स्टार्ट कर देना। अच्छा, 1 और 2 उसी हिसाब से वो दुकानें खुलेंगी। अच्छा, क्या जब आप नंबरिंग करेंगे तमाम ट्रेड यूनियनों के लोग? हाँ, सभी कह रहे हैं कि हम अपने साथ खड़े होकर उनका नंबरिंग करेंगे। किस तरह लिखेंगे जी? 1 और 2। अच्छा, ऑड इवन हो जाएगा यानी कि, तो कल से लागू हो जाएगा। यूपी के बांदा में कोरोना की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम इंतजाम शुरू किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि तीसरी लहर के लिए हमने हर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में बाल चिकित्सा आईसीयू पर काम करना शुरू किया है। प्रदेश में कोविड प्रबंधन की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार काफी सचेत है। जिलाधिकारी समेत अन्य अफसर अपने अपने जिलों की रिपोर्ट प्रत्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुहैया करा रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम खुद प्रत्येक जिले में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स ने, स्वयंसेवी संगठनों ने पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इसका सामना किया और आज उसका परिणाम है कि 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केस 3,10,000 थे, आज वो घटकर के मात्र 84,000 रह गए हैं। उद्योगों में जाने वाली ऑक्सीजन को भी मेडिकल ऑक्सीजन में बदल करके उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। वायुसेना के विमानों का उपयोग किया गया और इसके बाद हर जनपद में ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जनपदों में लगा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा के फरीदाबाद के तिगांव इलाके में एक युवक को घर के बाहर बुलाकर उसकी हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इलाज के बाद युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई ने इस हत्या के पीछे रुपयों का लेन देन बताया है, लेकिन पुलिस इस मामले में मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। मृतक के भाई ने बताया कि कल देर शाम बाइक पर सवार होकर एक युवक उनके घर आया और उसके भाई यानी मृतक संजय को आवाज देकर घर के बाहर बुलाया गया और कुछ पैसों की डिमांड की, लेकिन उसके भाई ने उस वक्त पैसे देने से मना किया, जिसके बाद बाइक पर सवार होकर आए युवक ने उसे गोली मार दी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय, आपके भाई की गोली मारकर हत्या की है, क्या है पूरा मामला? क्या कैसे हुई वारदात? का ये सब लोग बाहर अंदर बैठे हुए थे कमरे में,
एक लड़का मोटरसाइकिल पे आया, उसने बाहर बुलाया, इसको बुला के संजय इधर आओ। तो बाहर इनकी क्या डिस्कस हुई है, क्या बात हुई है, पता नहीं है कुछ भी इस बारे में। और सुना है कि पैसे वैसे मांग रहा था। अच्छा, उसने पैसे वैसे देने से मना कर दिया, तो इसने उसको गोली मारी। कौन है वो, कहाँ का रहने वाला है? ये गाँव से ही है। केवल पैसे इसने मना कर दिया और उसने गोली मारी। संजय क्या करता है? यूपी में बहराइच जिले के नानपारा रुपईडीहा हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक साइकिल चालक को रौंद दिया, जिससे साइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। साइकिल चालक का नाम उमाशंकर मिश्र बताया जा रहा है, जो कि बहराइच के रुपईडीहा थाना क्षेत्र के रामनगर बसंतपुर का रहने वाला है। परिवार में मातम का माहौल पसर गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। है दिनांक 22/23 मई 2021 को थाना रुपईडीहा के बसभरिया के पास, जो नानपारा रुपईडीहा हाईवे पे स्थित है, अज्ञात वाहन से साइकिल सवार उमाशंकर मिश्र निवासी रामनगर थाना रुपईडीहा की मृत्यु हो गई। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा में पोस्टमार्टम की कार्रवाई। यूपी के आगरा में कोरोना की पहली लहर के बाद पेठा कारोबार की मिठास धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर पेठा कारोबार की मिठास को छीन लिया है। पहले स्मारक बंद हुए और फिर कोरोना लॉकडाउन लग गया। ऐसे में ऑर्डर न होने के चलते पेठा इकाइयां बंद पड़ी हैं। होली के बाद का समय पेठा कारोबारियों के लिए काफी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि कारोबारियों के लिए व्यापार के लिहाज से ये अच्छा वक्त माना जाता है। लेकिन होली के बाद से ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई। आलम यह है कि पेठा बनाने वाली इकाइयों के पास ऑर्डर तक नहीं है। ऐसे में उन्होंने अपना काम बंद किया है। प्राचीन पेठा ने इतने बुरे दिन नहीं देखे किसी तरीके से। पहली कोरोना की लहर से तो कैसे भी अपने आप को बचा लिया था, जो जमा पूंजी थी सब खाली थी। और दूसरी ये कोरोना की लहर ने आदमी को तबाह कर दिया है। जो उसके पास जो भी उसने बचा के जीवन में रखा था, वो सब उसने इस कोरोना काल में सब खत्म हो गया है। अब उसके लिए रोटी रोजी का तो कोई साधन है ही नहीं। अब अपने घर को चलाने के लिए उसको दूसरों की तरफ ताकना पड़ता है, झांकना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस पेठे के लिए ताज नगरी आगरा दुनिया भर में मशहूर है, जब भी कोई ताजमहल, आगरे का किला देखने आता है तो पेठे का लुत्फ जरूर उठाता है। लेकिन जिस तरह से अब लॉकडाउन है, उससे पेठे की मिठास में खासी कमी देखी गई। उत्तर प्रदेश में कौशांबी के गांव की ओर कोरोना गांव पसारने लगा है। इसके चपेट में आने से कई ग्रामीण आगे हैं। ऐसे में जिले के अमनी लोकीपुर गांव को सेना की रेड ईगल 3 डिवीजन की टीम ने गोद लिया है। अब इस गांव में कौशांबी स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक सेना के अफसरों के दिशा निर्देशों पर इलाज कर रहे हैं। दरअसल कौशांबी मंझनपुर मुख्यालय से महज 22 किलोमीटर दूर मूरतगंज ब्लॉक के अमनी लोकीपुर निवासी सर्वेश त्रिपाठी फौज में कैप्टन हैं। उनको जब अपने गांव के हालात खराब दिखाई दिए तो उन्होंने अफसरों के इस बारे में अवगत करवाया। इसके बाद रेड ईगल टीम ने समस्या को संजीदगी से लिया और अब सेना के अधिकारी गांव के प्राथमिक विद्यालय में ही कैंप लगाकर रहते हैं। सेना के जवान ग्रामीणों को कोविड-19 संक्रमण के खतरे के बारे में आगाह कर रहे हैं। साथ ही वैक्सीन लगवाने और सैंपलिंग के लिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। सेना के द्वारा गांव को गोद लेने की जानकारी होते ही आसपास के तमाम ग्रामीण इलाज के लिए आने लगे हैं। हम लोग आर्मी की तरफ से, आरटी ब्रिगेड की तरफ से 20 गांव को गोद लिए। तो जो भी यहाँ के लोगों को सुख सुविधा देना हमारा फर्ज बनता है, इस वजह से यहाँ आए हैं अभी कोविड के दौरान। कोविड के कुछ पेशेंट भी मिले हैं जिनका इलाज में कोई ऐसी बात भी चल रही थी, तो आप लोग अपने माध्यम से इलाज करवा रहे हैं? हाँ, उनको देख रेख पूरे का रजिस्ट्रेशन गांव का, नेक्स्ट जो भी 18+ का रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और ओवर 45 का रहा उसका वैक्सीनेशन में साथ में यहाँ के जो मेडिकल स्टाफ है उनके साथ कर रहे हैं। फिर मेडिकल कैंप भी कर रहे हैं ताकि जिन लोगों को नॉर्मल भी तकलीफ हो, बुखार हो, उसको चेकअप करके बीपी। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। जी हां, दिल्ली में पहलवान सागर हत्या मामले को लेकर ये बड़ी खबर, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये जांच सौंपी जाएगी।
आपको बता दें कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कुछ दिनों पहले सागर नाम के एक पहलवान की हत्या करने का सनसनीखेज इल्जाम सुशील कुमार पर लगा, जिसके बाद लगातार सुशील कुमार फरार चल रहे थे। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उनको गिरफ्तार किया है और 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर, पहलवान सागर हत्या मामले से जुड़ी हुई खबर, दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये जांच सौंपी जाएगी। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तहकीकात करेगी, तफ्तीश करेगी और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि सुशील कुमार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी देश के लिए ओलंपिक में 2 बार पदक जिताने वाले सुशील कुमार आज सलाखों के पीछे हैं और उसकी वजह है कि पहलवान सागर की हत्या का इल्जाम उसके सर लगा है। इसी मामले से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं बिहार के मधुबनी के स्वास्थ्य उपकेंद्र सुक्की प्रखंड खजोली में कई वर्षों से गौशाला चल रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि यहां किसी डॉक्टर और नर्स को ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाता। सप्ताह में कम से कम 2 दिन आना होता है, लेकिन साल भर में भी यहां कोई नहीं आता। क्या कहें, यहाँ का स्वास्थ्य प्रभारी, यहाँ का जो इंचार्ज बनता है उसको कीजिए केवल पीएससी में लगाता है। यहाँ पर कीजिए ड्यूटी के लिए न नर्स को भेजता है न डॉक्टर को भेजता है। सप्ताह में कम से कम 2 दिन आना है, लेकिन महीना में क्या कि साल में भी 2 बार नहीं आता है। साल में भी 2 बार नहीं, साल भर में भी 2 बार नहीं आता है। केवल टीकाकरण होता है तो स्कूल पर जाके लगता है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं आते हैं। प्राइवेट तो होगा, प्राइवेट तो गाँव में है, लोग वहाँ जाके दिखा लेता है। यहाँ डॉक्टर एक्चुअली यहाँ डॉक्टर प्रतिनियुक्त नहीं, एएनएम। तो मान लीजिए अभी तो पूरा कोरोना फैला हुआ है गांव-गांव में, मधुबनी में तो सैकड़ों लोग मर गए हैं। जैसे में कोरोना किसी को हो जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? यहाँ से दरभंगा जाता है लोग, खजोली दिखाता है, मधुबनी दिखाता है, क्या करता है। इस गाँव में भी कोई कोरोना से मरे हैं? इस गांव में कोरोना से एक झाजी सुने कि वो मर गए हैं हाल में ही। और कितने लोग पॉजिटिव हैं आप लोग के गाँव में? पॉजिटिव तो लगभग है 10-12 आदमी इस गांव में होंगे पॉजिटिव। तो यहाँ बगल में 3 किलोमीटर दूर खजोली पीएचसी है, लोग वहाँ अपना चेकअप करवाते हैं, या वहाँ से जो भी डॉक्टर या एएनएम जो भी है वहाँ प्रतिनियुक्त, उनके द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता होगा वो लोग उसका पालन करके सब अपना होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। गांव में तो डॉक्टर साहब आते नहीं है जो हमें यहाँ इस उप स्वास्थ्य केंद्र, ये तो उप स्वास्थ्य केंद्र हो गया, तो यहाँ पर जो है एएनएम प्रतिनियुक्त है ना। तो वो अभी फिलहाल कोविड के कारण पिछले 1-1.5 साल से जो है खजोली पीएचसी में ही स्पेशली अपना उनका ड्यूटी लगा रहता है। वैसे गांव में टीकाकरण वगैरह होता है तो यहाँ होता था पहले, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक दिन पहले राजस्थान में आई धूल भरी आंधी का असर अब दिल्ली एनसीआर तक दिखाई देने लगा है। सुबह लोग सोकर उठे तो आसमान में धूल का गुबार छाया हुआ था। आज दिन में 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा चल सकती है। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलने की उम्मीद भी जताई गई है। अगले 3 दिन तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। इससे अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यात्रियों को अब रेल सेवा से संबंधित जरूरी जानकारी उनके मोबाइल फोन पर ही मिलती रहेगी। इसके लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम ने पुश नोटिफिकेशन सेवा शुरू की है। इस इंटरनेट ब्राउजर पर आप संदेश मिलते रहेंगे। IRCTC का कहना है कि इस सेवा के शुरू होने से यात्रियों तक जल्दी ही संदेश पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस सेवा को कोई भी मोबाइल फोन उपयोगकर्ता मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकता है। इसके बाद उसे ट्रेन की स्थिति, टिकट से संबंधित जानकारी, खानपान सेवा, तेजस ट्रेन, पर्यटन ट्रेन, विशेष टूर पैकेज आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तेज रफ्तार को देखते हुए संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कई इलाकों में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ था। अब संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ती देख सरकार ने इसमें ढील देने की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की सख्त पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों में ये ढील सोमवार यानी 24 मई से प्रभावी होगी। मध्य प्रदेश के 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ सोमवार से छूट दी जानी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले ही तय किया था कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होगा, उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ कुछ छूट दी जाएगी। सरकार की ओर से इससे पहले इसी मानदंड के चलते 5 जिलों में 24 से 31 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू में कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट प्रदान की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सरकारी कार्यालय और रजिस्ट्री ऑफिस भी खुलेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।